हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं हूं आपका मेंटर प्रीतम और आप मुझे देख रहे हैं समाधान ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले हमने जो भी वेक्टर से रिलेटेड बेसिक्स है उसको कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। और उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करके देखेंगे कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो आ सकते हैं, है ना। तो ये जो है बेसिकली ये लेक्चर जो है कॉन्सेप्ट पे फोकस रहने वाले हैं और हम लोग सेपरेटली बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है हम लोग बाद में बात करेंगे जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पूरे वेक्टर से रिलेटेड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का सारा जो है वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि आखिर हमारे पास कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो देखिए, हम लोग को करना ये है कि हम लोग को दो टाइप का पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। एक है जो है जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक ये टाइप होता है ना। उसमें हमने देखा था कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज ऐसा वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन उतना वही रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है समथिंग, सपोज n से हमने मल्टीप्लाई किया तो उतना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और नेगेटिव नंबर रहेगा तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं और मैग्नीट्यूड को वैसे उतना टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। तो हम लोग को फिलहाल अभी जो पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ना है जब एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है। तो देखिए, हुआ ये कि हमने ऑब्जर्व किया क्या कि एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है ना तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आती है। एक ये कि जो हमारा रिजल्टेंट जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम लोग एक वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्टेंट हो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो। और इसलिए हमने दो टाइप का जो है डिफाइन किया है वेक्टर प्रोडक्ट में। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक सिचुएशन में एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, दूसरे में क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है कि दो टाइप का क्वांटिटी हम लोग को मिलता है। पहला क्या है, देखिए, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं। एक को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स गुना, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो एक क्या है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो है हमारे पास क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, हम लोग को इन दोनों को समझना है सेपरेटली, है ना। आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर का, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, वो दो प्रकार का होता है। दो टाइप है उसके, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा है बी, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ऐसे दिखाएंगे, हाँ, डॉट सिंबल से, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे क्रॉस सिंबल से दिखाएंगे ताकि दोनों में डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो पाए या हम लोग को अंतर समझ में आए, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का है और उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता क्या। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट करा रहे हैं बी से। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, है ना। हम लोग अगर एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, और सपोज इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है थीटा, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, है ना। मतलब ऐसे मैग्नीट्यूड नहीं लिख के आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ ए बी क्या ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी कॉस थीटा। अगर मान लीजिए कि इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बी कॉस थीटा क्या आएगा, तो यहाँ से मान लीजिए कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूअस हुआ, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें सपोज, है ना, कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, तो कॉस बेस ये हो जाएगा क्या, यहाँ सब हम लोग इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ बी बाई ओ ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल्स ओ ए कॉस थीटा, ओ ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है बी, तो बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर बी के टिप से अगर हम लोग ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। एक्चुअल में हम लोग बोले तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ भी लिखना जरूरी है, एक्चुअल में ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इस चीज का आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। कि क्या करना है, ये बी कॉस थीटा क्या है, बी का ए के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा उसका ये मैग्नीट्यूड है। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ए कॉस थीटा इंटू बी। तो इस सिचुएशन में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ये आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग जरूरत के हिसाब से अपने न्यूमेरिकल में, एक तो है कि आप ऐसे ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा यूज कर सकते हो, और दूसरा ये कर सकते हो अगर कई सिचुएशन में आपको प्रोजेक्शन दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड, है ना, एक का दूसरे के लॉन्ग दिया रहेगा तो आप ये फॉर्म यूज करें या फिर ये फॉर्म यूज करें, है ना। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इस फॉर्मूला से थीटा इक्वल्स क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें, है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, तो आप देखिएगा क्या कि जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच अगर दो वेक्टर एक ही के डायरेक्शन में हो ना, सपोज ए और बी क्या हो, उनके बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ए बी कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में हैं, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा
वो क्या होगा, सीधे उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, और इस कंडीशन में इसका वैल्यू मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि ए और बी के बीच क्या है, 90 डिग्री एंगल है, तो आ जाएगा क्या, ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा टोटल 0। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, दोनों, इसका हम लोग यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्या, ठीक है। या अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर दोनों के का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको नोटिस करनी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या है। तो आगे हम लोग चीजों को समझे उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग करते क्या है, सपोज देखिए हमने पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था क्या कि अगर एक ऐसा वेक्टर है और इसका जो है इधर कंपोनेंट ये है और इधर कंपोनेंट समथिंग कुछ है ना। सपोज ये ए है और यहाँ पे इसका बी है, ये आर वेक्टर है, इसका कंपोनेंट ये आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है। तो हमने क्या किया था कि इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया था, एक यूनिट वेक्टर लिया था आई कैप और इधर की ओर क्या लिया था, जे कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ए को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इसका जो लेंथ है इतना हो जाएगा और एक इसको डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। मतलब अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। वैसे ही बी में हम लोग जे से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो है वेक्टर यहाँ से यहाँ तक वाला वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जब 3 डायमेंशन में आते हैं ना, तो यहाँ पे तो खैर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इधर की ओर आई कैप हमने लिया है यूनिट वेक्टर, और सॉरी यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में हम लोग के कैप यूनिट वेक्टर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जो भी वेक्टर का कंपोनेंट आएगा, सपोज इस पॉइंट को मिलाता हुआ एक वेक्टर है ना, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी उसका लेंथ आया, वाई में जो भी उसका प्रोजेक्शन आया है ना, लेंथ आया, और जेड में जो भी आया उसमें हम लोग आई जे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा जो एक वेक्टर बनता है, सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। जहाँ ए एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है, वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में ये जो है ये जेड का लेंथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि 3 डायमेंशन में हम लोग 3 टर्म से ऐसे डिवाइड करके बनाते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है रेस्पेक्टिवली एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, सपोज हमको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल जब भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, हमने कुछ एग्जांपल जो है रियल लाइफ में नहीं देखा है, वो भी देख लेते हैं। रियल लाइफ में जैसे कि हमारे पास आता है वर्क, है ना। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है डॉट प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है या निकाला जाता है। आप देखिएगा जब भी वर्क निकालिएगा तो ये ऐसे निकालेंगे, एफ एस
कॉस थीटा या एफ डॉट एस से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल आप देखिएगा आगे चल के। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, है ना। इसका मतलब है कि अगर ए डॉट बी अगर हम लोग निकालें, चाहे बी डॉट ए निकाले, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, वो वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है। ये भी क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा लिखें चाहे बी ए कॉस थीटा लिखें, हमारे पास क्या आएगा, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो कहता है कि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 है, देखिए यहाँ पे जो है ना बोल्ड लेटर का इस्तेमाल किया गया है ना। बोल्ड लेटर कई बार बहुत सारे बुक में जो है ना मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते हैं। अगर सिंपल लिखा हुआ है ना, तो वो क्या है, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और वही अगर बोल्ड लिखा हुआ है तो वो उसके वेक्टर फॉर्म को दिखाते हैं। तो अगर दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या फिर उस cos थीटा का वैल्यू 0 होगा। और cos थीटा का वैल्यू कब 0 होता है, जब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, मतलब cos 90 का वैल्यू 0 है। तो अगर a डॉट b का वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि आइदर a वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है, b वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है, या फिर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर दें, a में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, b में भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर भी बदल दीजिए, जैसे इस बार हमने बी में p से कर दिया और q को a से कर दिया, तब मल्टीप्लाई किया, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। या a डॉट b करके और उसके बाद हम लोग फाइनली लास्ट में pq से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपली आप a डॉट b को निकाल लीजिए और बाद में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद प्रॉपर्टी 4 है, अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इस्तेमाल किया जाएगा, और ए वेक्टर को उसी से डॉट करते हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और उसके बाद ए और cos 0, है ना। तो cos 0 का वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर। तो अगर खुद से डॉट कराया जाए किसी वेक्टर को, तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। इस चीज का आपको एकदम ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है ना। किसी वेक्टर को उसी से हम लोग क्या करेंगे, डॉट करा देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमको मिल जाएगा, है ना। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, a डॉट बी प्लस सी इक्वल्स a डॉट बी प्लस a डॉट सी। अब देखिए ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में, है ना, जैसे i को अगर i से डॉट कराएंगे, है ना, i कैप को हम लोग अगर डॉट कराएं i कैप से, तो i का मैग्नीट्यूड 1, फिर दूसरे का भी 1, और cos 0 तो ये भी 1, है ना। तो क्या आएगा, ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ऐसे ही j डॉट j भी 1 आएगा, k डॉट k भी 1 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो है हम लोग को एक्चुअल में जब हम लोग को कैसा निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, जो प्रॉपर्टी 7 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कैसे आता है इसको हम लोग को समझना है। तो इसको समझने के लिए फिलहाल आपको क्या करना है, इस पर फोकस करना है कि आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 आएगा। बाकी सारे सिचुएशन में अब देखिएगा, अगर आई को जे से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेंगे, आई को अगर हम लोग जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई जे के बीच 90 डिग्री बनता है, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। वैसे ही किसी भी दो दूसरे को, है ना, मतलब दोनों सेम टाइप नहीं रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो हमेशा 0 आएगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप।
और दूसरा जो वेक्टर है उसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। और हम लोग कर रहे हैं क्या, इन दोनों को डॉट करा रहे हैं। ठीक है, तो डॉट कराने के लिए हम लोग जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और उसके बाद डॉट b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3 k कैप, ये हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे तीनों को करेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू को हम लोग रहने देते हैं साथ में। अभी हमने देखा है a1 b1, है ना। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग क्या किए, नंबर को बाहर निकाल दिए और इसको डॉट करा रहे हैं, है ना। तो i को क्या किससे कराएंगे हम लोग, i डॉट i प्लस a1 b2 और हो जाएगा i डॉट j, है ना, इसका इससे प्लस a1 b3 और ये हो जाएगा i डॉट k। अब a2 का करार है तीनों से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 b1 और ये हो जाएगा j डॉट i प्लस a2 b2 और ये होगा j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k प्लस a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि i डॉट i तो ये 1 आ जाएगा, अभी हमने यहाँ देखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 b1, i j क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 कर देगा। i k का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, i डॉट k ये 0, j डॉट i ये भी क्या हो जाएगा 0, a2 b2 और j डॉट j तो 1, तो ये आ जाएगा क्या a2 b2। उसके बाद है क्या a3 b3 और j डॉट k, तो ये भी आएगा क्या j डॉट k के कारण 0। उसके बाद b1 k डॉट j, तो ये भी आ जाएगा 0, a2 b2 और k डॉट j, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे एक्चुअल में k डॉट i आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली जो है आएगा a3 b3 और k डॉट k ये भी 1 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, ये प्योर नंबर आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि स्केलर वैल्यू देता है, स्केलर प्रोडक्ट हमारा। तो ये देख रहे हैं क्या, i कंपोनेंट i वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, j वाला j से और k वाला k से मल्टीप्लाई करके सिंपली ऐड कर दिया हमने। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, अगर दो वेक्टर के बीच वह डॉट प्रोडक्ट निकालना है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम से हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। दे रहा है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर, a प्लस b वेक्टर एंड a माइनस b वेक्टर, है ना। क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, गिवन a वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j कैप, b वेक्टर इक्वल्स 3i प्लस 4j कैप। अब हमको क्या करें, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, है ना, जो भी वैल्यू है i के साथ मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर k वाला रहता है तो उसका भी स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते, आ गया 16 प्लस 9, ये आ गया रूट 25 इक्वल्स 5। ठीक है, -5 नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा।
बी क्या कह रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √3² प्लस 4²। तो फिर से यही वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 5। सी जो है वो कह रहा है क्या, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। ए प्लस बी वेक्टर कितना होगा, तो एक वेक्टर को लिखिए आई प्लस 3j और प्लस 3i प्लस 4j। तो देखिएगा क्या कि इस टाइप से अगर लिखा रहता है ना, तो आई वाला आई के साथ ऐड कर देते हैं, जे वाला जे के साथ, है ना, जो भी अलजेब्रिक फॉर्म होगा उसके हिसाब से। 4 और 3 दोनों प्लस में है, तो आ जाएगा 7i और ये 7j आ जाएगा, है ना। इसलिए मैग्नीट्यूड अगर चाहिए हमें ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे √7² प्लस 7²। 49 इंटू 49, तो मेरे ख्याल से 7√2 जो है ये आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। वैसे ही डी में हम लोग को क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले हम लोग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। तो 4i प्लस 3j और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 3i प्लस 4j, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है कि घटाते समय हमेशा दूसरा वाला जो है ब्रैकेट में लीजिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि साइन चेंज आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3i माइनस 4j कितना आ जाएगा, तो i आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -j आ जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जैसे x ये सब में हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 नहीं लिखा जाता है, वैसे ही यहाँ भी 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या चाहिए, a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √1² प्लस -1²। तो ये आ गया क्या, 1 + 1 2, तो ये आ गया √2। ये हमारा आंसर है ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली जो है आई वाले को आई से जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जैसा सिचुएशन रहेगा साइन के हिसाब से। और घटाना है तो वैसे ही आई वाला आई से, जे वाला जे से, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। इफ a is equal to 2i plus 3j, find the magnitude of a and also find the angle made by it with the x-axis। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2² प्लस 3² है ना। कितना आ जाएगा, 4 और 9 13, है ना। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो एक्स एक्सिस का अगर हम लोग देखेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ऐसे है हमारे पास, तो इधर क्या रहता है, आई कैप के साथ, यूनिट वेक्टर के साथ अगर इसका एंगल देख ले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि कितना एंगल है ना। तो हम लोग जब भी बोलेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो आई कैप के साथ हम लोग एंगल निकालेंगे, और y के साथ बोलेगा तो j के साथ, है ना। तो हम लोग पहले एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो फिलहाल हमारे पास जो एक वेक्टर है यहाँ पे, पहला वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j है, और दूसरा जो b वेक्टर है वो क्या है, वो i कैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग a डॉट b का वैल्यू निकालेंगे। तो a डॉट b कितना आएगा, तो x वाले को x के साथ, y वाले के को y, 2 × 1 तो 2 आ जाएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y वाला वैल्यू है नहीं, और इसमें ऐड करेंगे तो 3 × 0 तो +0 क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 2। a का मैग्नीट्यूड हमने निकाल ही लिया, और b का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा, है ना। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट b का वैल्यू आएगा 2 डिवाइड बाई ab, तो √13 इंटू 1, तो आ गया कितना, 2/√13। इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल्स cos इनवर्स 2/√13, यही हमारा आंसर होगा।
इफ a इक्वल्स दिस फाइंड a डॉट a कितना आएगा, तो इसी को इसी से करना है ना, तो पहले a लिख लीजिए 2i + 3j + 4k, और इधर क्या आ जाएगा, डॉट कराना है 2i + 3j + 4k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + 3 3 9 + 4 16, तो ये आ गया 29, है ना। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और आप अगर मैग्नीट्यूड निकालते तो भी ये कितना आता है, इतना ही आता है ना। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता है, अगर खुद से डॉट कराएंगे किसी वेक्टर को तो उसी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए। If a is equal to this, b equals this, find the angle between a and b। सबसे पहले क्या करेंगे, a डॉट b निकाल रहे हैं ना, आप गिवन लिख लीजिएगा, गिवन a इक्वल्स दिस, b इक्वल्स दिस, है ना। तो a डॉट b कितना आएगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 3 से करेंगे 9, 4 को 2 से करेंगे तो 8, कितना आया 25। a का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा 4, 9 और 16 आ जाएगा √29। b का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो b का कितना आ जाएगा, √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा √29, है ना। इफ थीटा विद द एंगल between the vectors then क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स a डॉट b डिवाइड बाई ab। a डॉट b का वैल्यू है हमारे पास 25 डिवाइड बाई √129 इंटू √29, आ जाएगा 25/29, है ना। रूट कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 25/29, ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको चाहो तो एक बार अच्छे से देख लो, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो आसानी से ये प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। कह रहा है क्या, इफ a equals this and b equals this, find the magnitude of component of b along a। चलिए तो इसको पहले समझते हैं, क्या कह रहा है, वेक्टर a है, इधर b है, हम लोग को क्या करना है, इसका b वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग a वेक्टर निकालना है। कितना आता है, b cos थीटा आता है ना। b का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अलोंग a वेक्टर कितना आएगा, b cos थीटा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, cos थीटा का वैल्यू निकालना होगा और b के मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको अगर करना है cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को a डॉट b निकालना होगा। तो a डॉट b कितना आ जाएगा, 2 को 4 से कीजिए 8 + 3 को j वाला नहीं है तो 0 से करेंगे तो 3 × 0 0 4 और ये 2 × 8, कितना आ गया 16। a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a का मैग्नीट्यूड √2² + 3² + 4², ठीक है। तो ये आ गया कितना, 4 9 13 और 16, कितना आ गया 29। b का मैग्नीट्यूड अगर निकालें हम लोग तो कितना आ जाएगा, √4² + 2², तो आ गया कितना √120। तो cos थीटा का वैल्यू कितना
cos theta equals A dot B divided by magnitude of A magnitude of B। आप चाहो तो हम लोग को क्या चाहिए, b cos थीटा का वैल्यू है, तो यहाँ से भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। b को इधर ले जाएंगे तो a डॉट b का वैल्यू हमारे पास कितना है, a डॉट b का वैल्यू हमारे पास आया 16। अच्छा चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं पहले 16, और ये आ जाएगा कितना, या यहीं से निकालते हैं छोटे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको चाहिए क्या, b cos थीटा का वैल्यू, या हमारे पास क्या आ जाएगा b cos थीटा इक्वल्स a डॉट b डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड, इधर आ जाएगा, और b cos थीटा इक्वल्स a डॉट b का वैल्यू है हमारे पास 16, और डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड है हमारे पास √18 है ना। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहो तो cos थीटा निकाल के और फिर b से मल्टीप्लाई करते तब भी हमारा आंसर यही आता है ना। हम यहीं से चाहें तो आराम से b को यहाँ से निकाल के यहाँ ले गए, तो b cos थीटा का वैल्यू a डॉट b डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो बाकी जो होगा, जो मिसलेनियस प्रॉब्लम हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, उस हिसाब से देखा जाएगा बाद में। अभी हम लोग को करना क्या है, अब क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार देख लेते हैं, है ना, उसके बेसिक्स को समझ लेते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ और वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, अब दो वेक्टर है ए और बी, इसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम एंड एन कैप, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और ये जो है यूनिट वेक्टर है जो इससे मल्टीप्लाई होके इस पूरे वैल्यू को क्या कर देते हैं, वेक्टर बना देते हैं। जैसे आप टॉर्क देख सकते हो, टॉर्क वो जो है क्रॉस प्रोडक्ट का एक अच्छा एग्जांपल है, जिसमें फोर्स लगता है। जैसे किसी चीज को आप रोटेट करके खोलना चाह रहे हो ना, जैसे ढक्कन खोलते हो आप, वैसा कुछ सिचुएशन होगा, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क का कैलकुलेशन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से या वेक्टर प्रोडक्ट से निकालते हैं, या और भी आप सिचुएशंस देख सकते हो। तो देखिए होगा, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, और एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे ए डॉट बी का डायरेक्शन, ये जो है ना, जो एन कैप है ना, इन दोनों के जैसे इसके प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में ए और बी है, तो जो यूनिट वेक्टर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर या तो इधर की ओर होगा या बैकवर्ड पीछे की ओर होगा, है ना। जो यूनिट कैप होगा ना, वो परपेंडिकुलर है इन दोनों के प्लेन के, और वो क्या है, यूनिट वेक्टर भी है ना। तो इसका एक डायरेक्शन होता है कि आखिर कैसे होगा। जैसे ए डॉट बी है तो आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड रूल कहता है कि आपको राइट हैंड जैसे पाम को ना ए की ओर ऐसे एक्सपैंड करना है, और इसको बी की ओर मोड़ना है ना। बी की ओर ऐसे मोड़िएगा तो क्या होगा, जो थंब होगा वो हम लोग को दिखाएगा कि एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, है ना। इस सिचुएशन में ए से बी की ओर निकालेंगे तो बोर्ड के बाहर की ओर हमारा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी की ओर रखना है, ए की ओर मोड़ना है, तो ये अंदर की ओर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी जो है, आप देखिएगा कि अगर ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, है ना। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
ऐसे लिखा जा सकता है, इसी में अगर माइनस कर दे ए क्रॉस बी तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो अब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन निगेटिव था, उसको इस साइड कर दिया हमने माइनस करके, तो ये क्या हो गया आप इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो वेक्टर रहेगा तो यहाँ पे भी अगर आप देखिए हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी। अगर देखें ना तो हमारे पास क्या आ रहा है ए बी साइन थीटा आ रहा है ना, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक साथ रख सकते हैं। सपोज हमारे पास है ए वेक्टर है और इधर केवल है बी वेक्टर, तो बी साइन थीटा जो होगा ना, अब देखिएगा कि इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा ये अगर ये थीटा है तो बी साइन थीटा को ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए वेक्टर इनटू projection of B perpendicular to A। परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए साइन थीटा इंटू बी। तो इस सिचुएशन में बी और ए का जो प्रोजेक्शन है बी पे के परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो, है कि नहीं। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि कई बार ऐसा दे सकता है आपको वैल्यू, और आपको कैलकुलेट करके देना होगा कि कितना वैल्यू आएगा, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो कई बार न्यूमेरिकल इससे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। मैग्नीट्यूड में केवल ए बी साइन थीटा हम लोग यूज करते हैं और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। और ए बी साइन थीटा को हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी साइन थीटा, मतलब ए और बी का जो ए के परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन आएगा वो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बी और ए का बी के परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन आएगा वो, है ना। टॉर्क जो है एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रियल वर्ल्ड में। यहाँ टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं और ये होता है क्या, आर क्रॉस एफ से डिफाइन किया जाता है। ये सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड, आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हमने पहले देखा है। उसके बाद एक जैकोबी प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पे लिखा ही है, अगर हम लोग ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में लगातार ए क्रॉस बी क्रॉस सी करें, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तीनों को अगर और ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ए क्रॉस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। जीरो वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा। किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक के साथ उसको पुट कर सकते हैं आप चाहो तो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या ए क्रॉस बी निकालिए, बाद में भी आप सी से मल्टीप्लाई कर, ए क्रॉस ए को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि ए क्रॉस अगर ए कर रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों के बीच का एंगल 0 इंटू एन कैप, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 0 के कारण ये पूरा जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो एक खुद से अगर हम लोग करते हैं तो किसी भी वेक्टर को, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं ये आप पता करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसके बीच क्या होगा, उन दोनों को हम लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा। उसके बाद क्या है, यूनिट वेक्टर के टर्म में देखा जाए तो आई को हम लोग आई कैप को अगर क्रॉस कराएंगे आई से
तो 1 इंटू 1 साइन 0, तो ये 0 आएगा। वैसे ही जे को हम लोग क्या कर देंगे, जे से कराएंगे तो भी 0 आएगा, है ना। एक्चुअली में वेक्टर आएगा, के से के को डॉट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आएगा। अगर आई को जे से कराते हैं, सॉरी यहाँ पे क्रॉस होगा, आई को जे से अगर क्रॉस कराते हैं हम लोग तो क्या आएगा, तो देखिए आई वेक्टर हमारा कैसा होगा, ये है आई, ये है जे और इधर की ओर है के। ठीक है, आई से जे की ओर हम लोग ऐसे करेंगे तो किधर आएगा, के की ओर आएगा, है ना। तो पॉजिटिव के आएगा, है ना। 9 तो 1 ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग इसका उल्टा कर देते, जे क्रॉस आई करा देते, तो ये माइनस के आ जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे, ऐसे जे टू आई, तो ये क्या जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर क्या होगा, माइनस के आएगा। जे को क्रॉस करा रहे हैं के से, तो ये आ जाएगा आई कैप, है ना। जे और के ऐसे करा रहे हैं तो किधर गया, आई की ओर। और यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे, के क्रॉस जे कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। वैसे ही के और आई को करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा जे कैप, और आई को के से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप। इसको याद करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल पे ऐसे एक ही ऑर्डर में आई जे और के लिख देते हैं, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, जैसे आई से जे जाएंगे तो अगला हमको जो बचा वो मिलेगा, है ना। अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही उल्टा जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में मिलेगा, है ना। जे से के करेंगे तो आई आएगा, और के से जे जाएंगे तो माइनस आएगा, है ना। तो ऐसे करके के से आई करेंगे तो जे, और आई से के करेंगे तो माइनस जे। ऐसे करके आप याद रख सकते हो आसानी से, ठीक है। अब है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हमने थोड़ा सा जो है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, और फिर हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे। चलिए, तो इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ और हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट तुरंत निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास फिर से वैसा ही सिचुएशन है, ए वेक्टर ये है a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, ऐसा दिया हुआ है। और बी वेक्टर जो है वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप, ऐसा दिया हुआ है। और हम लोग को करना क्या है, a क्रॉस b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ai प्लस a2j प्लस a3k और क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब सबको वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए, इससे तीनों को, फिर इससे तीनों को, और इससे तीनों को, है ना। तो a1 b1 और i को i से क्रॉस कराएंगे हम लोग, प्लस a1 b2 और i को क्रॉस कराएंगे j से, प्लस a1 b3 और i को कराएंगे क्रॉस k से, प्लस a2 b1 और ये होगा j को हम लोग करेंगे क्रॉस i से, है ना। j को i से, प्लस a2 b2 और j को क्रॉस कराएंगे हम लोग j से, प्लस a2 b3 और j को कराएंगे हम लोग क्रॉस k से, प्लस अब इससे इसको a3 b1 और k को करने वाले हम लोग क्रॉस i से, प्लस a3 b2
और k को हम लोग क्रॉस कराएंगे j से, और लास्ट जो है a3 b3 और k को क्रॉस कराएंगे हम लोग k से। तो सिंपल सी बात है, जिसमें भी i सेम टाइप का आने वाला है। जैसे ये हो गया, ये 0 होगा, उसके बाद ये वाला 0 होगा, है ना, और ये वाला का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। आई आई जे जे और के को क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इसको देखो, इसमें क्या आ जाएगा, a1 b2 और आई जे के बदले क्या आ जाएगा, क्रॉस कराएंगे तो k। इसमें क्या आ जाएगा, a1 b3 आई और k, है ना, आई और k को कराएंगे तो माइनस जे आएगा। तो इसके बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस जे लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद a2 b1 और j और i करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस k आएगा। तो माइनस a2 b1 k कैप। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको करेंगे, j k है तो प्लस में i आएगा, तो a2 b3 i कैप प्लस k i है तो माइनस j आएगा। तो हम लोग इसको करते हैं a3 b1 j कैप, और यहाँ पे k और j है तो माइनस i आएगा, तो माइनस a3 b2 i कैप। यहाँ पे प्लस होगा, के आई क्या होगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को एक साथ रख रहे हैं, यहाँ भी है तो a2 b3 और माइनस a3 b2, ये क्या है, ये आया आई, प्लस जे वाले को यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो a3 b1 माइनस a1 b3, ये आ गया जे कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस के वाला, के यहाँ है a1 b2 और उसके बाद माइनस a2 b1, है ना, ये हो गया के। तो यही हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ये आ गया है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सीधे बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट फॉर्म बता दे रहा हूँ अगले स्लाइड पे, और उसके बाद जो है हम लोग सीधे न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो आप ऐसे करके, ऐसे प्रैक्टिस करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए हम लोग इधर पहले देख लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ए वेक्टर है और क्रॉस कराना है बी वेक्टर से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, आई, यहाँ पे लिखेंगे जे, और यहाँ पे लिखेंगे के, और यहाँ पे a1 a2 a3, है ना, जो भी हमारा पहला वेक्टर का वैल्यू सब है ना, आई जे के अलावा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, b1 b2 b3, है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी में माइनस होगा तो माइनस भी इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस 4k ऐसा रहता है a का वैल्यू, तो एक a1 के जगह 2 लिखते, a2 के जगह -3 और a3 के जगह 4 लिखते, है ना। ऐसे ही b में भी लिख लेंगे। तो इसको कहते हैं डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहीं से क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। लिखेंगे क्या, गिवन a वेक्टर इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b वेक्टर इक्वल 4i कैप
प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। सो a क्रॉस b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे i कैप, यहाँ पे थोड़ा सा गैप करके j कैप और यहाँ पे लिखेंगे k कैप। यहाँ पे लिखेंगे 2 फिर 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद 4 3 2। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट। तो देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला ये वैल्यू लिखिए आई कैप, हम लोग लिए ब्रैकेट लेंगे। जैसे ही आई कैप लिए ना, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अब कैंसिल हो गया है ना, इसको ढक देना है इससे। तो बचा कौन, ये है ना। तो इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे और माइनस देके ऐसे, है ना। क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और एक माइनस खुद से देना है हमेशा, ये फॉर्मूला का है, ठीक है। और उसके बाद 4 3 जा 12। अगर यहाँ पे -12 आता ना तो ये प्लस हो जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चेंज होता है। जैसे हमने आई को प्लस में लिया है तो जे माइनस में होगा, फिर के प्लस में होगा, तो माइनस जे हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे ही हम लोग जे सेलेक्ट किए तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल आउट, तो बचा ये 2 2 जा 4, माइनस देंगे, फिर 4 4 जा 16। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पहले इसी को करेंगे फिर इसको करेंगे, है ना। फिर प्लस के कैप, तो के कैप के बाद तो ये लाइन और ये लाइन खत्म, तो ये 2 3 जा 6 और माइनस 4 3 जा 2। तो देख रहे हैं क्या कि तुरंत हमारा जो वैल्यू है आ गया, है ना। कितना आ जाएगा, -6। अब आई कैप ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा कितना, -12 और ये माइनस माइनस प्लस 12 जे कैप और प्लस नहीं आएगा एक्चुअली, माइनस आएगा, -6 के कैप, है ना। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको बहुत ही आसान लगा होगा ये, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे कैसे करना है और आसानी से आप कैलकुलेशन कर पाओगे। यहाँ पे भी आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा और साइन को एडजस्ट कीजिएगा तो पीछे जो वैल्यू आया था उसके इक्वल आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और भी जनरल प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, राइट द यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 25 प्लस 1 प्लस 4, तो आ गया √30। ठीक है, बाहर नहीं आने वाले रूट से, इसलिए यूनिट वेक्टर जो होगा ए के डायरेक्शन में उसको ए कैप से लिखते हैं और क्या करते हैं, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यही हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, 5i कैप है प्लस j कैप -2k कैप, ये दिया हुआ है और इसको हम लोग √30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो सब में सेपरेटली जो है ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ना, तो यही क्या हो गया, यूनिट वेक्टर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या करना है, जब भी यूनिट वेक्टर बोला जाए आपको निकालने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, तो आपको क्या करेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b सो दैट a इज परपेंडिकुलर टू b। देखिए a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है। तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकला होगा, तो हम लोग
कैसे निकालेंगे, तो a प्लस बी को a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, तो हम लोग को पता है कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो इस दोनों को क्या किया होगा, उसको खुद को क्या कराया गया होगा, डॉट कराया गया होगा, तब निकला होगा। लिखेंगे सिंस या ऐसे लिखिए सिंस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ना। तो हम लोग देखेंगे क्या कि अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम लोग अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे निकाला गया होगा, तो हम लोग a प्लस बी को डॉट कराए होंगे किससे, उसी से, है ना। तो इसको क्या करेंगे, a से a डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है, एक a से, तो ये क्या आ जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, यही आएगा। ये तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होता है ना, कम्यूटेटिव। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a डॉट b लिख सकते हैं, और b डॉट b को लिख सकते हैं b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर हम लोग a माइनस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की बात करें, तो ये a माइनस बी को हमने क्या किया होगा, उसी से डॉट कराया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab a डॉट b आएगा, है ना, यहाँ पे डॉट इंपॉर्टेंट है, और प्लस b का स्क्वायर। अब ये दोनों क्या है, सेम है ना। सो मान लीजिए कि इसको हम रिलेशन 1 मान रहे हैं ना, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर। सबको एक साइड इधर लाइएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a डॉट b प्लस 2a डॉट b इक्वल्स 0 और 4a डॉट b इक्वल्स 0। तो a डॉट b क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना। और a डॉट b कब 0 आएगा, जब a क्या हो, परपेंडिकुलर हो b के, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है चीजें समझ में आई होंगी और बेसिक्स क्लियर रहेगा, तो आप आसानी से स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बेसिक्स क्लियर करते जाएंगे, एक समय बाद हम लोग लगातार हायर लेवल के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। तब तक आपको आराम से सीखते रहना है। और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें हमारे वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।